ये कहानी बहुत पुरानी है। एक जंगल था जहाँ दो पेड़ थे, एक बरगद का और एक पीपल का। वो अच्छे मित्र थे, पर पीपल का स्वभाव थोड़ा रूखा था, लेकिन बरगद का पेड़ बहुत पुराना और समझदार था। और भाई पीपल, आज मौसम कितना अच्छा है, धूप निकली है। हाँ, कहाँ अच्छा है, मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है। सब मौसम का आनंद लेना चाहिए दोस्त, यही धूप ही तो है जो हमको जीवन देती है। ये अगर कम होती तो तुम इतने विशाल ना होते। हाँ हाँ ठीक है, पर मुझे तो ठंड पसंद है। बिल्कुल, ठंड तो मुझे भी पसंद है, पर आज जो मिल रहा है उसका आनंद तो ले लूं। तभी वहाँ से मधुमक्खियों का एक बड़ा सा झुंड गुजर रहा था। रानी मक्खी वहाँ रुकी और बोली, सेनापति, ये जगह हमारे लिए ठीक है। यहाँ काफी छाया है। हम अपना छत्ता यहीं पे कहीं बनाते हैं। ये पीपल का पेड़ अच्छा रहेगा। अरे नहीं नहीं, मेरी तरफ देखना भी मत। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे ऊपर घर बनाए। एक तो वैसे ही इतनी गर्मी लग रही है। अरे पीपल भैया, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। आपकी छाया हमारे घर के लिए अच्छी है। हम मक्खियाँ बड़ी मेहनत से काम करती है। ना बाबा ना, मैंने तुमको बोला ना, मेरे यहाँ तुम्हारा घर मत बनाना। मैंने आज तक किसी पंछी को भी अपने पास नहीं आने दिया, बहुत चोंच मारते हैं। वही बरगद का पेड़ ये सारी बातें सुन रहा था। वो धीरे से बोला, अरे पीपल भैया, इतने सख्त ना बनो। तुम्हारी शीतल छाया अगर किसी के काम आती है तो तुमको तो खुश होना चाहिए। वैसे ये मधुमक्खियाँ तो कभी पेड़ों को नुकसान भी नहीं पहुँचाती है, इनकी मदद तो कर ही सकते हो। ऐसा है बरगद भैया, तुम बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है। अगर तुमको इतना पसंद आ रही है ये मधुमक्खियाँ, तो क्यों तुम ही नहीं दे देते इनको आसरा। बरगद काका, आप समझदार हैं। अगर आप हमको अपना छत्ता बनाने देंगे तो हम आपका उपकार मानेंगे। अरे जरूर, मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर तुम अपना घर मेरी छाया में बनाओगे। मुझे भी बहुत सारे नए दोस्त मिल जाएंगे। चलो सब खुश, और प्लीज अपनी मक्खियाँ मेरे से तो दूर ही रखना। मिल गई लाखन भैया, मिल गई। ठीक जैसी लकड़ी की तलाश थी वैसी ही लकड़ियां हैं। ये बरगद की लकड़ी का बहुत माल मिलेगा। चलो इसको ही काटते हैं। क्या शानदार पेड़ है, बहुत पुराना होगा। चलो आज इसका ही नंबर है, आ जाओ। अरे रुको 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 रुको, इस पेड़ पे तो मधुमक्खियाँ रहती हैं, बहुत सारी। अगर हलचल हुई तो ये हमको ना काट लें। सुना है जंगली मधुमक्खियाँ काट काट के सुझा देती है। आज ना सुझाओ भैया, इस पेड़ को रहने ही दो। वो देखो, वो पीपल का पेड़ है, उसको काटा तो कोई मक्खी हमें तंग नहीं करेगी। वो भी बहुत सुंदर है, माल मिलेगा। माल तो उसका भी बहुत अच्छा मिलेगा। चलो फिर उसका नंबर आ गया। फिर वो लकड़हारे जोर जोर से कुल्हाड़ी से पीपल के पेड़ को काटने लगे। बरगद की आवाज सुनी और देखा, उसको बहुत दुख हुआ। ये लकड़हारे मेरे दोस्त को काट रहे हैं, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। अरे हाँ, मक्खी रानी जल्दी बाहर आओ। बरगद दादा, क्या हुआ? कहो, क्यों बुलाया मुझे? बहुत गड़बड़ हो गई है मक्खी रानी। वो देखो, उधर वो लकड़हारे मेरे दोस्त पीपल को काट रहे हैं। तुम कुछ करो वरना वो मर जाएगा। हाँ जरूर, हम लड़ेंगे। बरगद दादा के दोस्त को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कुल्हाड़ी भी नहीं लगा सकता। सेनापति, मेरा हुक्म है, अपनी सेना को इकट्ठी करो और वो दो इंसानों को सुझा डालो। छोड़ेंगे नहीं इनको रानी साहिबा। हर हर महादेव। फिर मधुमक्खियों ने झुंड बनाया और उन लकड़हारों पे आक्रमण कर दिया। अयो, ये क्या काटा मुझे? आउच! आई, बहुत सारी मक्खियां हैं यहाँ। काट लिया रे। हमने तो इनके पेट को हाथ भी नहीं लगाया। मुझे भी काटा। भाग नंदू भाग, बहुत गुस्से में है ये। फौरन चल यहाँ से, उठा कुल्हाड़ी, भाग। भागो! और लकड़हारे भाग गए।
पीपल को अपनी गलती का एहसास हुआ। मक्खी रानी, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? मैंने तुमको बुरा भला कहा, पास भी आने के लिए मना किया और तुमने ही आज मेरी जान बचाई। बहुत दर्द हो रहा है, बड़ी बेरहमी से पीटा है जालिमों ने मुझे। पीपल भैया, ये तो हमारा धर्म था, और आप शुक्रिया करो बरगद का, जिसने हमको वक्त रहते बुला लिया। बरगद दादा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा से जानता था कि आप ही मेरे सच्चे मित्र हो। सच्चे मित्र बुरे वक्त में ही काम आते हैं। मैं खुश हूँ मेरा दोस्त बच गया और तुमको अपना सबक मिल गया। चलो मक्खी रानी, अब अपनी एक ब्रांच इसकी ब्रांच पे भी खोल लो, लकड़हारे दूर रहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अच्छे दोस्त हमेशा काम आते। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे, गंगू और मंगू, पर दोनों बहुत ही गुस्से वाले। हरिया दोनों के गुस्से से बहुत परेशान था। सुनती हो, थोड़ा पीने को पानी ला दो। ये लो जी। सुनो, आज हकीम को दिखाओ, तुम्हारी तबीयत तो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हाँ भगवान, अब उम्र हो चली है, कुछ करने की ताकत ही नहीं रहती। जाकर दिखा तो आऊं, पर 2-4 पैसे जो बचे हैं वो भी दवा दारू में चले जाएंगे। अरे पैसे की चिंता न करो, जान है तो जहान है। हाँ, पर कब तक ऐसा चलेगा? गंगू और मंगू तो बिल्कुल काम में हाथ ही नहीं बटाते। फसल बोने का समय आ गया है और खेत तो सारे बिना जोते पड़ी हैं। मैं तो कहती हूँ वो पास के गांव के पंडित को दिखाऊं क्या? कुछ पूजा बोलेंगे तो करा लेंगे। मेरे बच्चे दिल के बुरे नहीं हैं, बस जबान थोड़ी तेज है। तुम ही ने बिगाड़ा है। जगह काम के लिए बात की, वहाँ 2 दिन से ज्यादा नहीं टिके, बस गुस्सा करके लड़ाई झगड़ा करके भाग आते हैं। सुनो जी, चिंता न करो, मैं फिर समझाती हूँ और धनिया काकी से बात करके दोनों की कुंडली भी दिखा देती हूँ। कुछ ग्रह शांति करा के सब ठीक हो जाएगा। ये सब बोलने की बातें हैं, कुंडली दिखाने से कुछ नहीं होगा। हे भगवान, मैं क्या करूँ? इतने बड़े हो गए हैं पर दोनों को बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ आती। हर बात पे गुस्सा करते रहते हैं, कुछ भी बोलो तो सुनते नहीं है। क्या करूँ भगवान? गंगू और मंगू दोनों आते हैं और बाबा के सामने खड़े हो जाते हैं। अरे माई, क्या बनाया खाने के लिए? जल्दी परोस दो, जोरों से भूख लगी है। बेटा, यहाँ बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अब माँ बाप तुम्हारे बूढ़े हो गए हैं, कुछ हाथ बटाओ। देखो, पूरा खेत बंजर पड़ा है। जब से बीमार हुआ हूँ कुछ नहीं बोया गया। तुम दोनों ही अब आगे बढ़कर काम शुरू करो। देखो पिताजी, कह देता हूँ, मुझे तो किसानी नहीं करनी है। मुझे भी नहीं। माँ, जल्दी खाना खिला दो, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रखा है। वो धनिया काकी का बेटा बंसी, उससे अपनी झड़प हो गई। बोल रहा था कि तुम लोग तो काम करते नहीं हो, अपने बैल हमें दे दो, क्योंकि तुम्हें तो काम करना नहीं है। कम से कम हम तो अपने खेत जोत लेंगे। हाँ बाबा, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम दोनों को निकलना समझता है, उसकी तुम्हें अच्छे से खबर देता हूँ शाम को। अरे मूर्खो, क्या गलत बोला? तुम दोनों कुछ नहीं करते, किसी के काम तो आइए बैल। क्या जाने अब इन्हें बेच के ही थोड़े दिन का खर्चा निकल आए। बाबा, बंसी की तो खैर नहीं, तुम देखना, आज धूल नहीं चटाई उसे तो अपना नाम बदल लूंगा। हे भगवान, क्या करूं मैं इन दोनों का? जय श्री राम। बच्चा, बैरागी के लिए कुछ भोजन मिलेगा क्या? बाबा पधारिए, यहाँ पेड़ के नीचे विराजिए, मैं रसोई से कुछ लेकर आती हूँ। प्रणाम बाबा, हमें क्षमा करना, गरीब के घर में कुछ खास नहीं है भोजन करने के लिए। अरे बच्चा, तुम तो किसान हो, तुमको भोजन की कमी कैसे हो सकती है? बाबा क्षमा कर दीजिए, बहुत दिनों से बीमार हूँ, कुछ काम नहीं होता। 2 बेटे हैं मेरे, पर दोनों कुछ काम नहीं करते, बस गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है।
ईश्वर सब सही करेंगे। बाबा, ये ग्रहण कीजिए, बस सूखी रोटी है घर में। बेटा, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। एक उपाय है तुम्हारे बच्चों के क्रोध का। दोनों को यहाँ बुलाओ। गंगू और मंगू दोनों आते हैं और बाबा के सामने खड़े हो जाते हैं। बच्चों, मैंने तुम्हारे माता पिता से सारी बात विस्तार से सुनी। तुम दोनों को जो क्रोध आता है उसका उपाय है मेरे पास। बस तुम दोनों को मेरी बात ध्यान से सुननी होगी और जो बोलूं वो करना होगा। गुरुजी, हम आपकी बात का पालन करेंगे, पर गुस्सा हमरे बस की बात न है। बस दिमाग गर्म हो जाता है, उसके बाद अपने ऊपर काबू ना रहता। कोई बात नहीं, बस अगर गुस्सा आए तो एक दूसरे की मदद करना और जो बोलूं उसका पालन करना। जी गुरुजी, बताइए क्या करना होगा। बच्चों, ये लो, ये पोटली, इसमें कुछ मिट्टी की गोलियां हैं। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो बस किसी से बात किए बिना अपने आंगन के पीछे वाले खेत में जाना। जितना गुस्सा आए तो वो कुदाल उठाना और जमीन खोदना शुरू करना। सारा गुस्सा तुम्हें खेत पे निकालना है और गुस्सा शांत हो तो एक गोली पोटली से निकाल के मिट्टी में दबा देना। बस समझना कि ये गुस्से की गोलियां हैं और तुम मिट्टी में इनको गाड़ रहे हो। जब सारी गोलियां खत्म हो जाएं तो समझ लेना कि तुम दोनों का गुस्सा भी खत्म हो गया है। जी बाबा जी। और सुनो, सिर्फ एक ही जगह नहीं खोदना, अलग अलग जगह खोदना। और एक भाई को गुस्सा आए और वो अपने गुस्से की गोली गाड़ दे तो दूसरा भाई उसकी मदद करेगा, उसी जगह गुस्से पे पानी डालाएगा। बस रोज उस पे पानी डालते रहना। जी गुरुजी, हम समझ गए। ठीक है, और मैं तुम दोनों से मिलने फिर आऊंगा। बाबा, आप ही का सहारा है, आपके आने को धन्यवाद। भगवान भला करे। साधु बाबा के जाने के बाद दोनों भाइयों ने बाहर ही वो पोटली एक पेड़ पे लटका दी। शाम को वो बंसी से मिले तो उन्हें खूब गुस्सा आया, पर फिर बाबा की बात याद आई। वो दोनों घर आए और गंगू ने खेत में खोदकर एक गोली गाड़ दी। मंगू ने पानी डाल दिया। अगले 1-2 हफ्ते तक दोनों में एक को भी गुस्सा आता तो वो खेत खोदता और एक गोली गाड़ देता। जल्द ही सारी गोलियां खत्म हो गई। फिर 2 महीने बीत गए। बच्चा, कोई है क्या? अरे बाबा, आप? प्रणाम। आइए आइए, बैठिए। बाबा की जय हो। आपका उपाय एकदम काम कर गया। हमने 1-2 हफ्ते में जब भी गुस्सा किया तो एक गोली गाड़ दी और फिर दूसरे भाई ने पानी डाला रोज गुस्से पे। बाबा, 2 हफ्ते में ही सारी गोलियां खत्म हो गई और फिर हमने देखा कि खेत तो सारा खुद चुका था और जहाँ जहाँ गोलियां डाली वहाँ वहाँ छोटे छोटे अंकुर आ गए थे। हाँ बाबा, शायद उन गोलियों में बीज था। और अब देखिए, पूरे खेत में अलग अलग प्रकार की बेलें लगी है और ऊपर सजी और फल लगे हैं। हाँ बाबा, हमको सारा किस्सा समझ आ गया। हमने गोलियां खत्म होने पे भी पानी डालना बंद नहीं किया और देखिए, ये सब अब मंडी में बेचने को तैयार हैं। हाँ बच्चों, मैंने तुम्हें बस अपने गुस्से को सही जगह लगाने को बोला। तुमने गुस्से की वजह से अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की जगह खेत में लगा दी, मेहनत में लगा दी, तो उसी का फल तुम्हें मिला है। बाबा प्रणाम, आपकी जय हो। आपने मेरे बच्चों को सुधार दिया। मैं तो बस यहाँ से जा रहा था जब मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पति की बात सुनी और बस गुस्से का उपाय करने आ गया। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। तो ये थी गंगू और मम्मू की कहानी। तो बच्चों, क्या आप भी गुस्सा करोगे? अगर गुस्सा आया तो उसे किसी नेक काम में। फ्रेंड्स, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। हम सब अक्सर अपनों पे व्यर्थ ही गुस्सा करते रहते हैं। कई बार तो किसी और का गुस्सा किसी और पे भी निकल जाता है। तो ये कहानी है एक साधारण परिवार की। सुनील या फिर सोनू छोटा था पर हर बात पर गुस्सा करता था। अपने दोस्तों पे और माता पिता पे भी चिल्लाता। सब उसके गुस्से से परेशान थे। एक बार सोनू के पापा ने उसे बुलाया और कहा, सोनू बेटे,
आज मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। आज से 1 महीने के लिए हम एक नया प्रयोग करेंगे। ये लो हथौड़ी और ये कील का डब्बा। तुमको एक काम करना है बेटे। आज से जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम गुस्सा करने के बाद अपने बाड़े में हथौड़े से एक कील ठोक देना, ठीक है? ठीक है पापा, कील तो मैं ठोक लूंगा, पर मुझे गुस्सा कम करने को मत कहना। मेरा गुस्सा मेरे बस में नहीं होता। मुझे अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। सोनू को अजीब तो लगा, पर उसने अपने पापा की बात मान ली। ठीक है, पापा ने मुझे इतने प्यार से कहा तो मान लेता हूँ। और एक कील ही तो ठोकनी है, कम से कम गुस्सा करने को मना नहीं किया। फिर हमारे प्यारे सोनू को उस दिन 8 बार गुस्सा आया। उसने गुस्सा किया और हर बार उतनी कील अपने बाड़े में जाके ठोक दी। अगले दिन 10 कील ठोकी। ऐसे कुछ दिन बीतने लगे और वो कील ठोकता गया। फिर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा, यार अभी हर बार का कील ठोक ठोक के बोर हो गया हूँ। फालतू की मेहनत। अब पापा को प्रॉमिस किया है तो बंद तो नहीं कर सकता। क्यों ना अपने गुस्से को ही कम कर दूं। तो फिर सोनू ने निश्चय किया कि वो गुस्सा कम करेगा और जल्दी ही उसकी कीलें कम होने लगी। कभी 4, कभी 2 और एक दिन तो ऐसा भी आया कि उसने कोई कील नहीं ठोकी, यानी गुस्सा ही नहीं किया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज के दिन मैंने एक बार ही गुस्सा नहीं किया। पापा को बताऊंगा तो वो तो बहुत खुश होंगे। पापा पता है क्या, आज मैंने किसी पे गुस्सा ही नहीं किया। मैंने अपने गुस्से पे काबू कर लिया है। अभी मुझे इन हथौड़े और कीलों की जरूरत नहीं है। अरे वाह सोनू, शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं तुमको एक नया कार्य देता हूँ। आज से जिस दिन भी तुम गुस्सा नहीं करोगे, उस दिन तुम बाड़े में से एक कील निकाल देना। सोनू ने सुना तो वो समझ गया कि पापा फिर से उसे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो तैयार हो गया। पहले तो मैं बहुत सारी कील एक दिन में ठोकता था। अभी तो दिन में सिर्फ एक ही कील निकालनी है। इतनी मेहनत नहीं है, कर लूंगा मैं। अब सोनू किसी पे गुस्सा नहीं करता था। वो रोज अपने बाड़े से एक कील निकालता और अपने बीते हुए दिन की कामयाबी पे खुश होता। ऐसे कई दिन बीत गए और एक दिन ऐसा आया जब सारी कीलें निकल चुकी थी। मैंने कर दिया। सारी कीलें निकाल दी। अब पापा को बताता हूँ, वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। पापा, सारी कीलें निकाल दी मैंने। मैं अब किसी पे गुस्सा नहीं करता और रोज एक एक करके बाड़े की सारी कील निकाल दी मैंने। अरे बहुत अच्छा, शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुम पे नाज है। अब तुम आओ मेरे साथ बाड़े पे और दिखाओ मुझे तुमने क्या किया है। देखो पापा, एक भी कील नहीं है। हाँ सही कहा, एक भी कील नहीं है। पर जरा बाड़े पे हुए इन कील के छेदों को तो देखो। ये कभी ठीक नहीं होंगे बेटे। ये बाड़े की लकड़ी प्रतीक है कि जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो उनके रिश्ते पे हम अपने गुस्से से कील ठोक देते हैं। फिर वक्त से या माफी मांगने से हमारी वो कील निकल तो जाती है, पर उसके घाव कभी नहीं भरते। फिर वो लोग भी जो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे कहे हुए कड़वे शब्द कभी भुला नहीं पाते। हाँ पापा, मैं समझ गया आपकी बात। कई बार मैं अपने गुस्से में अपने दोस्तों को, माँ को और आपको भी कभी कभी बुरा भला बोल देता हूँ। पर अब मैं बदल गया हूँ और मुझे समझ गया है कि मुझे गुस्से से कोई फायदा नहीं होता। मैं इस बाड़े को फिर से पहले जैसा तो नहीं कर सकता, पर अब इस पे कोई नई कील नहीं ठोकूंगा। इतना तो कर ही सकता हूँ। शाबाश मेरे बच्चे। दोस्तों, सोनू ने अपना सबक सीख लिया, पर क्या हम लोग भी खुद को बदल सकते हैं? कई बार हमको ऑफिस में बॉस से डांट पड़ गई तो
तो हम उनको तो कुछ नहीं कह पाते, लेकिन घर आकर अपने बच्चों पर हम गुस्सा निकालते हैं। ये एक चक्र जैसा है। लेकिन अगर हम अपने गुस्से पे काबू करना सीख लें तो हम अपना ही नहीं औरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। तो ये थी हमारी कहानी गुस्से की कील। आशा है आपको पसंद आई। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई अच्छी कहानी हो तो हमको कमेंट्स में जरूर फ्रेंड्स, ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ एक शेर था, शमशेर, जंगल का राजा, और उसका एक दोस्त था, नूरा, जो एक बाघ था। शमशेर और नूरा दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन एक दिन यूं ही मजाक मजाक में अरे नूरा, पूरे जंगल में मैं सबसे बलवान हूँ। है कोई जो मुझे टक्कर दे सके? है ना, गज्जू हाथी अपनी सूंड में पूरा का पूरा पेड़ उठा लेता है, उसके आगे तू बहुत कमजोर है। क्या कहा? संभाल के बात कर नूरा, तू जानता नहीं तू जंगल के राजा से बात कर रहा है। अरे शमशेर, पर तू तो मेरा दोस्त है यार। शमशेर नहीं महाराज कहो, और आगे से कभी मुझे नाम से नहीं बुलाना। मैं जा रहा हूँ महाराज, मुझे नहीं लगता कि अब मैं आपसे बोलूंगा। ठीक है, जा जा, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे दोनों दोस्तों में झगड़ा हो गया। फिर एक दिन शमशेर शिकार ढूंढ रहा था, तभी उसके हाथ नट्टू बंदर लग गया। पकड़ लिया बंदर, अब आज मैं तेरा ही नाश्ता करूंगा। महाराज, महाराज, मुझे मत मारिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, उनका क्या होगा? हा हा हा, मुझे तेरे परिवार से क्या लेना देना? तू आज मेरी भूख मिटाएगा। तभी वहाँ पास से नट्टू का दोस्त मीकू हिरन जा रहा था। उसने नट्टू की आवाज सुनी तो फौरन दौड़ा चला आया। जब उसने शमशेर के हाथ में नट्टू को देखा तो वो घबरा गया। चल, मरने को तैयार हो जा। महाराज, महाराज, क्षमा कर दीजिए। नट्टू मेरा दोस्त है, उसके पीछे उसका परिवार है, सब अनाथ हो जाएंगे, उसको मत खाइए। कौन है कमबख्त जो मुझे मेरा भोजन करने से रोक रहा है? मीकू, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ शेर है, भाग जा, रुक मत। मीको हिरन, मैं इतना भी जालिम नहीं। मेरा पेट तो एक ही जानवर से भर जाएगा। अपनी भूख के ऊपर मैं किसी को व्यर्थ नहीं मारता। आप दयालु हैं महाराज, थोड़ी दया कीजिए। नट्टू बंदर मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, उसको मत खाइए। आप चाहे तो मुझे खा लीजिए। तू अपने दोस्त के लिए मरने को तैयार है तो ठीक है, मैं तुझे खा के अपना पेट भर लूंगा। मीकू, तो पागल है क्या? तू खुद मरने चला आया। ऐसा मत कर मेरे दोस्त। अरे नहीं नट्टू, तेरे पीछे तेरा परिवार है, बच्चे हैं, उनको तेरी जरूरत है। मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं है। मैं अगर नहीं रहा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। महाराज, आप मुझे ही खाइए। नन्हे हिरन, तू अपने दोस्त के लिए जान देने को तैयार है, और यहाँ मैं अपने फालतू घमंड के लिए दोस्ती तोड़ाया।
तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। जाओ, खुश रहो। मैं ऐसी दोस्ती के बीच में नहीं आ सकता। मीकू, मेरे सच्चे दोस्त। फौरन भाग जाओ, इससे पहले मेरा मन बदले। जल्दी चल नट्टू, महाराज की जय हो। और फिर शमशेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपने दोस्त नूरा के घर गया। नूरा, मेरे दोस्त, बहुत याद आ रही थी तेरी। अरे महाराजा, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे हुक्म कर दिया होता। महाराज मत बोल यार, मैं तेरा दोस्त शमशेर हूँ। मैंने तुझे बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दे। मैं दोस्ती की कीमत भूल गया था। दोस्ती के बीच में कभी माफी नहीं आनी चाहिए। आजा मेरे यार, मुझे भी तेरी बहुत याद आई। अच्छा यार, खाने को कुछ है क्या? आज तेरे गम में नाश्ता ही नहीं किया। मेरे गम में तो नहीं होगा, जरूर कुछ पकड़ में नहीं आया। बुढ़ापे में मुश्किल होता है। चल मेरे साथ, बोल क्या खाएगा? तेरा दोस्त पकड़ के देगा। चल रे, जंगल का राजा हूँ मैं। दूर दूर तक जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा, वरना गब्बर इज बैक। तो ऐसे शमशेर और नूरा की फिर से दोस्ती हो गई और उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया। एक गांव में एक किसान रहता था, मनोहर। मनोहर बहुत मेहनती इंसान था और मन लगा के खेती करता। वो अपने खेत के लिए बहुत दूर से पानी लाया करता था। उसके पास 2 विशाल घड़े थे, जिनको वो डंडे पे बांध कंधे पे रख के नदी से पानी भर के लाया करता था। कितनी धूप निकल रही है और गर्मी भी है। आज खेत की बुआई करता, सफाई भी। ये पानी पहुंचाने का काम हो जाए तो बाकी करता हूँ, बहुत काम है। लेकिन जब मनोहर खेत पे पहुंचा और उसने घड़ों में देखा, अरे ये कैसे हुआ? एक घड़े में पूरा पानी है और एक घड़ा तो सिर्फ आधा ही भरा है। ओह, मतलब एक घड़ा फूटा हुआ है। लौटकर आते आते पानी आधा हो गया। चलो कोई बात नहीं, पर अब नदी का एक चक्कर और लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। मनोहर रोज नदी के 2 चक्कर लगाने लगा। मनोहर को दुगनी मेहनत करता देख उसके साबुत घड़े को बहुत अफसोस हुआ। वो बोला, अरे फूटे, देख तेरी वजह से मालिक को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तू आधा पानी नीचे गिरा देता है और मालिक को दोबारा पानी लाना पड़ता है। ऐसा सुन के फूटा घड़ा बहुत उदास हो गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो। मैं भी रोज देखता हूँ और मालिक की हालत देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता है। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं तो एक फूटा हुआ घड़ा हूँ। अगले दिन जब मनोहर पानी भरने के लिए जाने लगा तो उसने घड़े के रोने की आवाज सुनी। उसने उससे कारण पूछा। मालिक, तुम रोज इतनी मेहनत से पूरा पूरा पानी भर के लाते हो, लेकिन मेरे फूटे होने की वजह से मेरा आधा पानी तो बह ही जाता है। मैं चाहकर भी पानी को रोक नहीं पाता। इससे अच्छा तो आप मुझे कहीं लेके ही ना जाओ। कम से कम आपकी मेहनत तो कम लगेगी। अरे मेरे प्यारे घड़े, तुमको इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम्हारा आधा पानी बह जाता है, लेकिन मेरी नजर में तो तुम बहुत काम के घड़े हो। अच्छा एक काम करो, आज जाते वक्त तुम ध्यान से देखना कि हमारे आसपास क्या क्या उगा हुआ है। फिर काम हो जाने के बाद हम बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि तुमको अपनी काबिलियत पे गर्व होगा। तो मनोहर अपने दोनों घड़ों को लाद कर पानी भरने के लिए निकल गए और फूटे घड़े ने देखा कि उसके आसपास तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और बहुत हरियाली है।
वापस लौट के उसने मालिक से पूछा, मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने देखा कि हमारे रास्ते में कई तरह के फूल लगे हुए हैं और हरियाली भी है। ये सब पहले तो नहीं हुआ करती थी, ये कहाँ से आई? पर उनसे मेरा क्या वास्ता है? मैं तो अभी भी एक फूटा हुआ घड़ा हूँ जो अपने मालिक का आधा ही काम कर पाता है। वास्ता है, बहुत गहरा वास्ता है। मुझे जब समझ आया कि मेरे एक घड़े से पानी गिर रहा है, वो फूटा है और रास्ते भर पानी फैलाता हुआ जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना जहां जहां पानी गिर रहा है वहां कुछ पेड़ पौधे लगा दिए जाए। ये पानी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरी और तुम्हारी तरफ से एक श्रमदान होगा। और अब देखो, वहां कई फूल लगे हुए हैं जो पूरे रास्ते को महका रहे हैं। इतने सुंदर फूलों को देखकर मेरा वजन भी हल्का लगने लगा है। इन पे अनेक तितलियां आके फूलों का रस लेती है। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो है मेरे नन्हे दोस्त। क्या सच? हाँ, याद रखो, अगर हम अपनी कमी को पहचान कर उसे कुछ अच्छे उपयोग में ला सके तो वो कमी कमी नहीं रहती। जैसे तुम्हारे गिरे हुए पानी ने पूरे रास्ते को सुंदर बगीचे में बदल दिया।